हेलो दोस्तों, कल आपने पार्ट 1 पढ़ा था आविष्कार का, फिजिक्स का एक है घटना चक्र का। आज हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए रेडियम। तो रेडी कौन होती है? लड़की। तो मैडम क्यूरी। रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन का तो कल भी जिक्र हम लोग किए थे। पेनिसिलिन, फ्लेमिंग जिक्र किए थे। एक्स रे रॉन्ट जॉन 10 बार बोले थे। रे रॉन्ट जॉन, रेड जॉन। और चेचक का एडवर्ड जेनर। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि मैडम क्यूरी को रेडियम तत्व की खोज के लिए पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, देखिए ये दोनों पति पत्नी हैं, और ये दोनों को रेडियम तत्व की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और 1898 में ये लोग खोजे। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कब किया था? 1928। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कब किया? 1928। 1928 के बारे में देखिए, मेरा थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ जितना है मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 1928 में ही बारदोली कांड हुआ था। बारदोली सत्याग्रह, जिसके मेन लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिए, जिस साल पेनिसिलिन की खोज हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में, वही 1928 में उधर भारत में बारदोली सत्याग्रह हो रहा था। ठीक है। निम्नलिखित में किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? एक्स। अब एक्स रे, वही एक्स रे ही का बात कर रहा है। एक्स रे, रे रोड जोन। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में उनकी खोज के अनुसार कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि पहले आविष्कार कौन हुआ। इसका मतलब आपको जब तक नहीं डेट पता होगा तब तक आप कैसे पता चलेगा कि कौन पहले आविष्कार हुआ। तो अब देखिए, जैसे ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर की खोज जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, उस समय ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, तब हमें ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी। ठीक है। अब आया आपको डायोड। देखिए डायोड 1904 में डायोड का आविष्कार कब हुआ था? 1904 में। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की खोज जो है ना, अगर आपको पूछेगा तो याद रखिएगा बर्डिंग एंड बैट्रेन खोजा था। कौन खोजा था? बार्डिंग एंड बेटन। कौन? ब्रेटन। बार्डिंग एंड ब्रेटन। डायोड की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग। देखिए अब देखिए क्या होता है कि फ्लेमिंग, एक और फ्लेमिंग नाम का है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये डायोड की खोज भी फ्लेमिंग है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि डायोड की खोज किसने की थी। आपसे ये पूछ सकता है कि डायोड का आविष्कार कब हुआ, या सॉरी हाँ, डायोड का आविष्कार कब हुआ था? 1904 में। SMD, सतह पर लगने वाले अवयव। एसएमडी का जिसको सरफेस माउंटेड डिवाइस बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सरफेस माउंटेड डिवाइस। इसका आविष्कार कब हुआ था? 1960। 1960 में सरफेस माउंटेड डिवाइस का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 1960। अब आ गया इंटीग्रेटेड परिपथ, आईसी चिप। देखिए आईसी चिप, इंटीग्रेटेड परिपथ, जो कि कंप्यूटर में यूज होता है। और ये जो चिप रहता है वो सिलिकॉन का बना हो रहता है। किसका बना रहता है? सिलिकॉन का। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1958। अब देखिए, जब आप 1958 पढ़ते हैं तो आप ये भी याद रखिएगा कि डीआरडीओ जो है ना, डीआरडीओ का स्थापना ये भी 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ट्रांजिस्टर, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय 1947 में ट्रांजिस्टर का खोज हुआ था। और डायोड का आविष्कार 1904 में हुआ था। MSD, जिसको इंग्लिश में सरफेस माउंटेड डिवाइस बोला जाता है, ये 1960 में हुआ था। और 1958 उड़े। एक्चुअली ये सब जो है, ये सब कंप्यूटर में यूज होता है। जैसे ट्रांजिस्टर पहले जो बनता था वो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में यूज होता है। डायोड भी
ट्रांजिस्टर में यूज, कंप्यूटर में यूज होता है, एमएसडी भी कंप्यूटर में यूज होता है, इंटीग्रेटेड परिपथ भी, आईसी चिप जिसको बोलते हैं, ये भी कंप्यूटर में। तो आप खुद ही मिलान कीजिए। तो सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ? तो बी। तो बी जिसमें है वो पहले होगा, तो जब से पहले बी इसमें है और इसमें, इसका मतलब ये दोनों गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया। अब देखिए उसके बाद 1904 के बाद उसके नज़दीक कौन है? ये ए। तो बी और ए, मतलब अभी भी ये दोनों सही है। अब देखते हैं सी और डी में कौन सही है। तो सी में 1960 और डी में ये 1958। इसका मतलब डी पहले आया है, मतलब आईसी चिप पहले आया है, आईसी चिप 1958 में आया। तो आंसर बी हो गया। ठीक है, अब आप आगे आते हैं। अब आपका अलेक्जेंडर अल्फ्रेड नोबेल। कल हमने पढ़ा था कि अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल डेनामाइट का, जिसको टीएनटी जो बम ब्लास्ट होता है, जो अभी पुलवामा में या अभी जो भी दिल्ली बम ब्लास्ट सुने होंगे मुंबई में, तो ये डायनामाइट का ही यूज़ हुआ था। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो है ना इसी के याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग अभी तुरंत बोले थे क्या? पेनिसिलिन। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग अभी तुरंत बोले थे पेनिसिलिन। अब आगे आपका चार्ल्स डार्विन। अब क्या बोले थे आपको? चार्ल्स डार्विन। तो विकास का सिद्धांत, विकास कैसे, जैसे हम लोग का विकास कैसे हुआ, हम लोग कैसे उत्पत्ति हुए, पहले डायनासोरस आया, डायनासोरस के बाद अब आपका धीरे धीरे सबसे पहले तो सूक्ष्म जीव आया जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ये, और उसके बाद फिर डायनासोरस आया, डायनासोरस के बाद धीरे धीरे मैमथ आया। मैमथ मतलब एक हाथी बहुत बड़ा जिसका दांत रहता था, वो भी ख़त्म हो गया। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे उत्पत्ति हुआ उस तरह इंसान रूपी आए। तो वही विकासवाद का सिद्धांत, मतलब विकास का सिद्धांत किसने किया? चार्ल्स डार्विन। मैडम क्यूरी तो अभी तुरंत आपको बोले, वो अपने पति के साथ, मैडम क्यूरी अपने पति के साथ रेडियम का आविष्कार किया था। किसका? रेडियम का पृथक्करण किया था। ठीक है, तो ये आप मिला दीजिए, अलेक्जेंडर नोबेल डायनामाइट, ए का टू बी। ठीक है, चलिए आगे बी नंबर होगा, जैसे ए का 2 हो गया, उसके बाद बी का 3, बी का देखिए बी का 3, बी का 3, बी का 3। ठीक है, अब ब्लैक होल, ये देखिए ब्लैक होल का सिद्धांत। सबसे पहले मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बताना चाहता हूँ कि ब्लैक होल ना, ब्रह्मांड जो है ना, हम लोग ऊपर आकाश में जो है, हम लोग तो ब्रह्मांड में ही है, ब्रह्मांड के अंदर एक छोटा एक हम लोग आकाश गंगा में है, आकाश गंगा में उसके धरती के में, उसके बाद यहाँ भारत देश से के फिर हम लोग इस बिहार राज्य में हैं। तो मैं बिहार से आता हूँ। तो ब्रह्मांड में ही एक ब्लैक होल है जिसका जो है ना गुरुत्वाकर्षण जो है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कोई कुछ चीज़ भी सोख लेता है ये। इसका मतलब जैसे कि अगर उसमें पृथ्वी भी चला गया ना, तो पृथ्वी का प्रकाश अगर चला गया तो, या पृथ्वी भी चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तो ब्लैक होल इसी को बोला जाता है। और ये बहुत भयानक, इसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब अपनी ओर खींचने की शक्ति बहुत रहता है। तो ये ब्लैक होल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एस चंद्रशेखर कौन थे? ये भारत के थे, एस चंद्रशेखर। ठीक है, ब्लैक होल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एस चंद्रशेखर। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आप देख लीजिए कि एस चंद्रशेखर का 1.44 गुना अधिक हो जाता है सूर्य के द्रव्यमान से ये ब्लैक होल। मतलब कि ये 1.44 आपको याद ही रखना है जब भी देखिए पढ़ाई तो सब कोई करता है, लेकिन आपको वो चीज़ याद रखना है ना जो एग्जाम में आएगा। जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल एस चंद्रशेखर द्वारा सिद्धांत दिया गया है, लेकिन इसमें है क्या? बस 1.44 गुना अधिक सूर्य के द्रव्यमान से, मतलब सूर्य का जो द्रव्यमान है, मतलब सूर्य का जो भार है, जैसे हमारा भार है, जैसे हम है 66 kg के, उसी तरह सूर्य का भी भार होगा, उसका 1.44 गुना, 1.44 गुना ब्लैक होल है। ठीक है, चलिए, और इसका योगदान भी देख लीजिए कि चंद्रशेखर को 1983 में जो है ना भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक होल का जो है ना ये सिद्धांत दिया था कि, और इस 1.44 गुना जो दिया हुआ है इसी को चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक इस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? अभी देखिए, अभी तुरंत बोले थे कि चंद्रशेखर सीमा या ब्लैक होल सिद्धांत, तो आप देखिए इसमें कौन सा है? नक्षत्र भौतिकी के लिए, वही नक्षत्र ये है, ये ब्लैक होल मतलब ब्लैक काला नक्षत्र, इस तरह का ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में
वाइट ड्राफ्ट के बारे में सीखें। देखिए वाइट ड्राफ्ट जो है ना, वाइट ड्राफ्ट जो है ना, ये आप जो है ना खगोल, जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में सीखिएगा। वाइट ड्राफ्ट जो है ना खगोल शास्त्र में सीखिएगा, ठीक है। देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, आपको अभी बोले थे कि 1.4 गुना कम द्रव्यमान वाले मृत होकर श्वेत वामन बन जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एस चंद्रशेखर। जब भी एकदम आपको ये देखना है कि 1.44 मतलब 1.44 जहाँ चल जाएगा, चुपचाप कुछ नहीं सोचना है, एस चंद्रशेखर मार देना है, कुछ सब सोच नहीं छोड़ना है और कुछ नहीं सोचना है, क्या करना है? एस चंद्रशेखर मार देना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने दिया? तो देखिए प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है विद्युत के रूप में काम करता है, विद्युत प्रभाव डालता है। ये किस कौन अब क्या? हर्ट्ज। देखिए इसको हर्ट्ज है ना, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था। कौन था हर्ट्ज? एक साइंटिस्ट था, और यही प्रकाश विद्युत का प्रभाव दिया है, ठीक है। यही प्रकाश विद्युत का प्रभाव दिया है, ठीक है। अब आया आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन को नोबेल, देखिए ये आपेक्षिकता का सिद्धांत जो है आइंस्टाइन नोबेल दिया, जिसको E = MC² मिलता है, लेकिन इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। देखिए ये भी खोज यही किया, आइंस्टाइन ही किया, लेकिन इसके लिए इसको नहीं मिला। इसको मिला प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, इसको मिला प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव अभी ऊपर आप पढ़े थे, ये हर्ट्ज नाम का कोई साइंटिस्ट था, वो आविष्कार किया, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव में पूरा डूब गया, मतलब बहुत कुछ इसमें निकाला। ये कौन किया? ये उसके अंदर घुस के बहुत कुछ, मतलब क्या प्रकाश विद्युत कैसे काम करता है, और इस पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या क्या इस पर आविष्कार किया, ये मेन आइंस्टाइन किया था, ठीक है। और आप ऊपर यहाँ पर देखिए, इसी को 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव का। सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार कौन किया, तो आप हर्ट्ज मारिएगा, लेकिन अब बोलेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान कौन दिया, तो सबसे ज़्यादा योगदान आइंस्टाइन दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया यहाँ पे, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे? वही प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और याद रखिएगा E = MC², ये ना बहुत, ये मामूली चीज़ नहीं है, E = MC², ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वही प्रकाश विद्युत। देखिए रिपीट करता है, अगर आप दोबारा फिर पढ़िएगा आपको लगेगा भाई ये तो हम जानते ही हैं, बार बार रिपीट ही हो रहा है, तो बस रिपीट करना है और क्या, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप बहुत आगे तक जाइएगा। आइंस्टाइन के नोबेल पुरस्कार वही दे दीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टाइन का नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टाइन के निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार हो? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। E = MC², अभी जस्ट बोले थे, E = MC², जब भी आए तुरंत आइंस्टाइन के पास जाइए, और आइंस्टाइन E = MC² दिया, जिसको प्रकाश गति का नियम बोलते हैं। देखिए ई मतलब ऊर्जा होता है, ई मतलब ऊर्जा, एम मतलब द्रव्यमान होता है, सी मतलब प्रकाश की गति होता है। अब आ गया एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये तो बड़ा अच्छा बात है कि अब आपको ये भी पता करना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बजाता क्या था। तो चलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन, देखिए एक तो इंग्लिश में भी हो सकता है, गिटार हो सकता है, बांसुरी तो होगा नहीं, क्योंकि बांसुरी भारत वाला ज़्यादा बजाता है, तो देख लेते हैं, हालांकि एक बार देख लेते हैं कि क्या बजाते हैं। तो सी वायलिन, हाँ वायलिन भी विदेश में बजता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन वाद्य यंत्र बजाता था? तो वायलिन बजाता था, ठीक है। चलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हालांकि इससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चलो याद रखिएगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन बजाता था। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय क्या है? तो चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, तो चतुर्थ आयाम आइंस्टाइन। देखिए क्या होता है ना, देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है, लेकिन एक और एक्सिस होता है,
उस एक्सिस जो है ना, उस एक्सिस के साथ, टाइम के साथ एक और एक्सिस, ये पूरा चतुर्थ, ये चारों तरफ हो जाता है, ये आइंस्टाइन दिया। जैसे विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी भौतिकी परिघटना या घटना के सदस्य के लिए XYZ निर्देशन के साथ, टाइम के साथ आयाम बनाकर चतुर्थ आयाम बनाया। तो देखिए एक्स, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अरे जब आप देखते होंगे, जब 11th में या 12th में लोग पढ़ता है तो एक्स, वाई और जेड, थ्री डायमेंशनल ये जो है ना, ये जो है ना पार्टिकल मूव करता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। 3D बोल सकते हैं, जैसे फिल्म भी आता है बहुत सारा। तो ये मेन जो है ना भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय कौन दिया था? आइंस्टाइन, याद रखिएगा। अब आपका ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जरा इस पर ध्यान दें कि क्या है ये। निम्नलिखित परिघटनाओं का विचार कीजिए। चलिए बताइए, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है? प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। हाँ, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। ब्रह्मांड लगातार लगातार फैल रहा है। हाँ, ब्रह्मांड सच में लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने चारों ओर दिक्काल की विकुंचित करता है। पदार्थ अपने चारों ओर दिक्काल को विकुंचित करता है। तो देखिए ये जो ना, ये शब्द थोड़ा अजीब लग रहा है। ये क्या है? दिक्काल को विकुंचित करता है। उपयुक्त से एल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षिकता का समान सिद्धांत का भविष्य कथन कौन सा है जिसकी समाचार माध्यमों में विवेचन किया है? तो देखिए ये जो है ना, जैसे कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है, ये सही है। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। तो पदार्थ अपने चारों ओर दिक्काल का विकुंचित करता है, वार्प बनाता है। देखिए क्या होता है ना, जैसे कि घुंघरेला घुंघरेला टाइप का होता है ना, घुंघरेला घुंघरेला, वही चारों ओर घूम रहा है एकदम। पदार्थ जो है ना अपने चारों ओर घूम घूम घुंघरेला घुंघरेला टाइप का कर रहा है। तो शायद ये यही कहना चाह रहा है। तो याद रखिएगा कि विशालकाय पिंडों जैसे न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल से होकर गुजरने के दौरान प्रकाश का झुकाव उत्पन्न होता है। कथन एक सत्य है, सही है। प्रकाश गुरुत्व का होता है, गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। देखिए अभी ये कैसे बोला, ब्लैक होल अभी कुछ देर पहले बोले थे, जो चंद्रशेखर जो दिया था, ये क्या इसमें इतना गुरुत्व होता है कि कोई भी प्रकाश जाएगा तो वो इसके अंदर घुस जाएगा, वापस नहीं जाएगा। ये होता है, ये ब्रह्मांड का, ये ब्लैक होल का ये घटना है, ठीक है। आपको संकोच नहीं करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आइंस्टाइन के भविष्य कथन के अनुरूप खगोलविदा ने पाया कि ब्रह्मांड में लगातार समय के साथ तेजी से, अच्छा, ब्रह्मांड फैल रहा है। देखिए ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी एक तरह का फिजिक्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांड फैल रहा है। अगर आप ज्योग्राफी जब भी पढ़िएगा तो मैप से पढ़िएगा, ये आपको ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि ये फिजिक्स का हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में आया है, ठीक है, भौतिकी में, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पदार्थ अपने चारों ओर दिक्काल में विकुंचित करते हैं, अतः कथन तीनों सही है, ठीक है। अब आइए अब देखिए, मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। देखिए मधुमक्खी में ना एक रानी रहती है। एक क्या रहती है? रानी रहती है। और वो रानी सब चीज़ करती है, ठीक है। और उसी का सब जो है ना, सबका अलग अलग टोटल बहुत सारा कैटेगरी में बटा हुआ है। जैसे कि सामान उठाना, सामान कोई और उठाएगा मधुमक्खी में। सामान यहाँ से इस जगह से इस जगह ले जाएगा कोई और। फिर रानी का सहायता, रानी को देखभाल कोई और करेगा। बच्चे का देखभाल कोई और होगा। बड़ा अजीब है मधुमक्खी का जो है ना ज़िंदगी। आप इसको अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, बाप रे, मधुमक्खी भी अपना जो है ना सिस्टमेटिक वे में रहती है, बहुत सिस्टम से रहती है। तो याद रखिए कि मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसे? केवी फ्रिशर को। केवी फ्रिशर को केवी फ्रिशर को मधुमक्खी की भाषा को पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था केवी फ्रिशर को, ठीक है। अब आया, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था कब? तो ये तो हमारे भारत देश के हैं सीवी रमन। इसको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930। ठीक है। अब देखिए, और 28 फरवरी को
राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि पहले बात तो सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, और 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो पूछेगा कि बताइए कि किस स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव का विकास के लिए 28 फरवरी को ही रमन हुआ। अब देखिए 28 फरवरी है, 28 फरवरी 28 विज्ञान 28 फरवरी विज्ञान दिवस। विज्ञान देखिए, हालांकि ट्रिक तो है नहीं, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो ऐसे देखिए, ये देखिए 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। देखिए विज्ञान है, वो होता है, लेकिन वो याद रखिए, वो है तो वो देखिए कैसे कट गया, बीच से कट गया, बीच में मतलब 8 ऐसे करके, बीच से कटा 8 ऐसे करके, और 2 28 फरवरी तो विज्ञान दिवस हो गया। ट्रिक से याद रखिए, बेबी हो सकता है याद में, लेकिन हाँ ये अक्सर बच्चे को याद रहता है, इसको ध्यान में रखें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, ठीक है। भारतीय राष्ट्र विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, याद रखिएगा। ऐसे धीरे धीरे यही बात है। राष्ट्र विज्ञान दिवस किसकी याद में? सीवी रमन की याद में। वर्ष 1988 में किसका जन्म शताब्दी मनाया जाता है? तो 1988 में किसका जन्म शताब्दी? देखिए ये क्वेश्चन 1991 का है, तो ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है। बस याद रखिएगा कि सीवी रमन का जन्म जो है ये कब हुआ था? तो सीवी रमन का जन्म हुआ था 28 फरवरी, ठीक है, याद रखिएगा। 7 नवंबर हुआ था, सॉरी 7 नवंबर को हुआ था, ठीक है। 28 फरवरी को तो श्रवण प्रभाव निकाला था, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ है, जैसे चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन का भी बहुत अच्छा है। रामानुजन 22 दिसंबर 1887 में, ठीक है। तो भारत जो है ना विविधताओं का देश है, और भारत में बहुत सारे साइंटिस्ट भी बने हैं, समझे। किन्हें भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो अभी कुछ देर पहले जो है ये जो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म जो बोले 12 अगस्त 1919, तो ये विक्रम साराभाई का जन्म, ये 1919 याद रखिएगा, यही 1919 हम आपको बोले थे कि हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जानकारी है। तो जलियांवाला बाग जो है ना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यही 1919। तो जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उसी के कुछ महीना बाद ये जो है विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये इसका डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ चलो कुछ थोड़ा बहुत हिंट्स मिलेगा तो आप क्वेश्चन बना दीजिएगा। चलिए ठीक है। हाल ही में बना द मैन यू न्यू इन्फिनिटी, द मैन हु नो इन्फिनिटी का शीर्षक चलचित्र किसके? देखिए द मैन हु न्यू इन्फिनिटी एक फिल्म था, ठीक है। ये फिल्म है, ये एक रामानुजम हमारे मैथमेटिशियन थे, हमारे गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर ये फिल्म बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 2015 में तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है ये फिल्म है, और ये फिल्म किस गणितज्ञ से रिलेटेड है? तो एस रामानुजन, ठीक है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, तो आईएएस का क्वेश्चन ऐसे लोकल कोई भी एग्जाम में रिपीट करता है, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो नवीन सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये कौन क्या था? तो नौ से नवीन और नौ से नरलीकर, नौ से नवीन नौ से नरलीकर, ठीक है, याद रखिएगा। पहले बात तो इसे याद रखिएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत आपको बताए थे कि आइंस्टाइन दिया था, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें गलत नहीं हो सकता। लेकिन संयोगवश यहाँ सापेक्षता का सिद्धांत नहीं लिखा है, यहाँ नवीन सापेक्षता का सिद्धांत लिखा है। तो जब नवीन सापेक्षता का सिद्धांत लिखेगा तो यहाँ पे आपको जेपी नरलीकर दिया जाएगा। आप क्या मारिएगा? जेपी नरलीकर, ठीक है। अगर पूछेगा इनका साथ कौन दिया था तो याद रखिएगा डॉक्टर फ्रेड होयल के साथ, डॉक्टर फ्रेड। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मैंने है नरलीकर। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो परमाणु होमी जहांगीर भाभा। ध्यान से देखिएगा आप, ये क्वेश्चन हम आपको एक बार फिर से बोलते हैं कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक
विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। लेकिन यहाँ पर कुछ और है, यहाँ बोल रहा है परमाणु ऊर्जा के जनक। तो परमाणु ऊर्जा का मतलब होमी जवाहर। कैसे याद रखेगा? होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा कैसे याद रखेगा? तो भाग 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 परमाणु आया, भाग 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 परमाणु आया, भाग 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 परमाणु आया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेगा। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में? तो भाई सही बात है, जब परमाणु है, देखिए परमाणु ऊर्जा से ही नाभिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा को नाभिक ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो होमी जहांगीर भाभा यहाँ नाभिक ऊर्जा से रिलेटेड है। विशेष योगदान के लिए किया जाता है। होमी भाभा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो नाभिक की ऊर्जा के लिए। चलिए ठीक है। स्टीफन हॉकिंस एक क्या है? तो देखिए एक ना स्टीफन हॉकिंस ना वो ब्लैक होल, अभी चंद्रशेखर अभी ब्लैक होल के बारे में बोले थे ना, अभी चंद्रशेखर जी दिए थे, जो कि 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के बराबर रहता है। तो स्टीफन हॉकिंस भी ब्लैक होल के बारे में बताए थे। ठीक है, वो एक वैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये इनके बारे में हम लोग को बताते हैं कि इनका जो है ना 80% से 85% शरीर जो है ना पैरालाइज था, मुंह टेढ़ा था, पैर टेढ़ा था, मतलब कि ये चल नहीं सकते थे। बस एक हाथ में एक मशीन लगा हुआ था, उस मशीन से वो क्लिक करते थे और उनका माइंड से काम होता था। और वो माइंड जो है ना, वो माइंड से फिर जो है ना उस कंप्यूटर उनके बगल में था, वहाँ पर टाइप होता था। भाई ये प्रोफेसर थे, स्टीफन हॉकिंस को कम मत समझिएगा, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। सोच रहे हैं 80 से 85% शरीर नहीं काम करने के बाद भी ये एक बहुत बड़े क्या है, सी नंबर वैज्ञानिक हैं। तो बताइए, हम और आपका तो पूरा शरीर ही अच्छा है। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया? मतलब भौतिक विज्ञान के भी बारे में जानते थे और जीव विज्ञान के बारे में। तो ये है जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस। अगर पूछेगा कैस्कोग्राफ किसने बनाया? तो जेसी बोस। कैस्कोग्राफ किसने बनाया? जेसी बोस। कैस्कोग्राफ किसने बनाया? जेसी बोस। कैस्कोग्राफ किसने बनाया? जेसी बोस। और याद रखिएगा जेसी बोस जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों में भाई महारत हासिल थे। ठीक है, अब याद रखिए, अब आगे बढ़ते हैं और ये 60 आपका क्वेश्चन हो गया। इस 60 क्वेश्चन के बाद फिर आपको देख लेते हैं कितना है। हाँ, तो आज आपको टोटल आविष्कार 67 तक है, 68 तक है। मैं ख़त्म कर ही देता हूँ, तुरंत हो जाएगा और बहुत ही अच्छा तरीके से। देखिए इसमें से आप किसको जानते हैं? डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर UR राव, डॉक्टर मेघनाथ शाह। तो देखिए सबसे पहले बहुत लोग जो है ना एक हरित क्रांति सुना होगा। ठीक है, जो कि 1966 से 1968 तक चला था, जिसमें गेहूं और चावल का पैदावार ज़्यादा हुआ था। और अगर बोलेंगे तो डॉक्टर S स्वामीनाथन ये जो है ना ये वही थे। अभी कुछ दिन पहले इनकी मृत्यु हुई थी, देहांत हुए थे। और अगर पूछेगा कि बताइए कि डॉक्टर S स्वामीनाथन, सुमिलित कीजिए तो कहाँ है? जैसे अभी गेहूं और चावल बोले तो कहीं ना कहीं वनस्पति रसायन भी हो सकता है, लेकिन रसायन है। कृषि कहीं है? हाँ हाँ कृषि है, देखिए कृषि। तो डॉक्टर S स्वामीनाथन कृषि विज्ञान। तो देखिए तरीका क्या है, बी के 5 है ना, तो पहले देख लीजिए बी का 5 किस में है। तो बी का 5 यहाँ है, बी का 5 यहाँ है। इसका मतलब आंसर ए या सी में से कोई एक होगा, या तो आंसर ए या सी में से कोई। और निकाल दीजिए, और निकालिए। तो अब देखिए डॉक्टर एक मेघनाथ सहाय के बारे में भी हम जानते हैं। तो मेघनाथ सहाय आप पढ़े होंगे। मेघनाथ सहाय जो है ये खगोल, उष्मा गति और खगोल के नियम दिए थे। तो उष्मा गति मेघनाथ ऐसे भी बहुत अगर पौराणिक कथा के बारे में बात करें तो मेघनाथ जो है ना बहुत, उसमें ज्वाला बहुत था, उष्मा बहुत था। तो मेघनाथ शाह किसने क्या दिया? उष्मा गतिक और खगोल भौतिकी, उष्मा गतिक और खगोल भौतिकी। तो इसका मतलब डी का 3 जो है वो पड़ेगा। देखिए तो इसमें डी का 3 नहीं है, इसमें डी का 3 है। देखिए ये नहीं होगा, ये तो पहले ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब आंसर यही होगा। तो सबसे पहले आंसर यही मार दीजिए। ठीक है, तो ये आपको आंसर निकालने का तरीका बताइए। देखिए डी का 3, पहले बी का 5 निकाल दिए तो ये दोनों में से कोई एक होगा। अब डी का 3,
तो जहाँ 5 है यहाँ 3 है। आप सोच रहे होंगे कि डी का 3 यहाँ पर है तो ये भी हो सकता है, नहीं, इसमें बी 1 है, ये डी का, बी का 5 और डी का 3। अब जो भी है मिला लीजिए, ए का नंबर, ए का 2 है, जैसे कि राजमन्नार नाभिक भौतिकी, राजमन्नार नाभिक भौतिकी, राजमन्नार नाभिक भौतिकी, और यू आर राव वनस्पति, यू आर राव वनस्पति। तो राव साहब वनस्पति, वनस्पति, राव साहब 1 है, राव साहब 1 है, राव साहब 1 है। चलिए अब 61 का देख लीजिए। कह रहे भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि प्रोफेसर यूआर जो है ना, ये आर्यभट्ट आर्यभट्ट का अंतरिक्ष उपग्रह डिजाइन किए थे। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एकदम आप निश्चिंत रहिए, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ ये देखिए, अमेरिका के सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे यू आर राव, जिसको उडुपी रामचंद्र राव कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अणुबम के विकास में कौन संबंधित है। तो अणुबम के विकास में राजमन्नार, अणुबम के अभी देखिए राजमन्नार के अभी जस्ट पढ़े थे राजमन्नार के बारे में। यहाँ पे देखिए राजमन्नार नाभिक के भौतिक, इसको अणु भी बोल सकते हैं, ठीक है, फिलहाल बोल सकते हैं, हालांकि नाभिक और अणु अलग होता है, लेकिन अभी बोल सकते हैं कि नाभिक भौतिकी या अणु भौतिकी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अणुबम का विकास कौन किया था, राजमन्नार। अणुबम का आविष्कार कौन किया था, राजमन्नार, ठीक है। भारत में याद रखिएगा, एटम बम का आविष्कार ये नहीं होगा, लेकिन भारत में अगर पूछेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो भाई देखिए, सबसे पहले अरविंद खुराना 1968 में, अरविंद खुराना जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन के में तो अभी पढ़े ही थे 1930 में, और एस चंद्रशेखर को भी पढ़े थे 1983 में, लेकिन जगदीश चंद्र बोस को नहीं मिला था। तो याद रखिएगा, जेसी बोस को नहीं मिला था, और बाकी नोबेल पुरस्कार अरविंद खुराना को 90 याद रखिएगा 1968 में अरविंद खुराना, एस चंद्र 1913, सीवी रमन 1930। प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1930 में मिला था, 1930 में मिला था, ठीक है। अरविंद खुराना को किस, देखिए जीन प्रोटीन का संश्लेषण जो है ना, अरविंद खुराना प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। प्रोटीन देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन है, ठीक है, उसका जो संश्लेषण होता है ना, कैसे बनता है, क्या क्रिया होता है, वही खो जाता है अरविंद खुराना, वही खो जाता है अरविंद खुराना, ठीक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण किसने खोजा, अरविंद खुराना, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरविंद खुराना, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण कौन किया था, तो अरविंद खुराना। वही प्रोटीन का संश्लेषण अरविंद खुराना, वही खुराना, पूरा नाम नहीं दिया है, बस खुराना लिख दिया है, तो इस ठीक है। देखिए बीपीएससी में आया, रिपीट किया है 94, और ये हर एक एग्जाम मेरी, बहुत सारा एग्जाम, अगर आप 10 एग्जाम देंगे तो उसमें से 2-3 एग्जाम में रिपीट करेगा। और उसमें अनियन सिद्धांत किसने दिया, तो अभी उस्मान ने बोले थे, मेघनाथ बोले थे, मेघनाथ शाह है। तो देखिए फुल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन एमएन शाह है, तो ये एमएन शाह हो गया, एमएन मेघनाथ शाह, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, और आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन जाता है, किसे कहा जाता है, लेवोजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र, आधुनिक मतलब वही केमिस्ट्री, नया केमिस्ट्री लव के बारे में होगा, तो लव लेवोजियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया केमिस्ट्री, आधुनिक मतलब नया होगा, आधुनिक मतलब नया, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री लेवोजियर, ठीक है। चलिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी, जो कमज़ोर हैं खास करके, जिसे कुछ नहीं, मतलब कि हाँ अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, वैसे तो बहुत लोग पहले से जानते हैं, लेकिन और भी उसको मजबूत करना है कि हाँ हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, तो कृपया करके आप उन दोस्तों को दीजिए, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।